नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। तो देश और आपसे सरोकार रखने वाली खबरों की जब हम बात करते हैं तो इन दिनों, या यूं कहें कि अक्सर हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता की चर्चा होती है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति किस तरह से हावी होती रही है, इसकी तो एक नहीं कई मिसालें हैं। लेकिन जब शिक्षण संस्थानों में भी यही तुष्टीकरण हावी होने लगे तो फिर आप इसे कैसे धर्मनिरपेक्षता कह सकते हैं? दरअसल ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केरल से ऐसी ही एक खबर आई है। शिक्षा संस्थानों की जमीन पर एक नया विवाद केरल से उठ खड़ा हुआ है। अजीजिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ने यह आदेश जारी किया है कि अब से संस्थान के हर औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत कुरान के पाठ से हुआ करेगी। यह फैसला केवल एक आदेश नहीं है, बल्कि उस धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर चोट है जिसकी बुनियाद पर भारत का संविधान खड़ा है और जिसकी दुहाई हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां अक्सर दिया करती हैं। अजीजिया मेडिकल कॉलेज, जो कि अजीजिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है, केरल के कोल्लम में स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज है। यह कॉलेज 2008 में स्थापित किया गया और केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से संबद्ध रखता है। यह एक मुस्लिम अल्पसंख्यक सह शिक्षा कॉलेज है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह निर्णय एक ऐसे संस्थान से आया है जो एक शैक्षणिक मंच है जहां धर्म नहीं ज्ञान सर्वोच्च होता है। यह आदेश न सिर्फ छात्रों की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, बल्कि देश के उन करोड़ों नागरिकों को भी सोचने पर मजबूर करता है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र मानते हैं। क्या शैक्षणिक संस्थान किसी एक मजहब के प्रतीकों या ग्रंथों को अनिवार्य कर सकते हैं? और अगर हां, तो फिर दूसरे धर्मों के छात्र कहां जाएंगे? उनके अधिकारों और भावनाओं का क्या होगा? यह भी स्पष्ट करना बेहद आवश्यक है कि अल्पसंख्यक का तात्पर्य आखिर है क्या? क्या करोड़ों की आबादी भी अल्पसंख्यक कहलाएगी क्या? और अगर ऐसा है तो फिर बहुसंख्यकों के अधिकार कहां जाएंगे? माइनॉरिटी बनाम मेजॉरिटी का यह खेल कब तक शिक्षा की पवित्र भूमि को विभाजित करता रहेगा? जो लोग इस फैसले को धार्मिक समावेशिता कह रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि समावेशिता का अर्थ है सबको समान अवसर और सबको समान सम्मान देना, न कि किसी एक को विशेष दर्जा देना। अजीजिया मेडिकल कॉलेज की तरफ से यह फैसला तो यही साबित करता है, यही परिलक्षित करता है कि यहां पर एक विशेष धर्म को सर्वोच्चता दी जा रही है और तभी तो किसी भी कार्यक्रम के पहले कुरान पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। सवाल यह भी है कि जिस राज्य में यह कॉलेज है, वो राज्य धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देता है। सवाल यह भी है कि केरल के वायनाड से, जहां कभी राहुल गांधी हुआ करते थे, अब इसकी बागडोर प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में है। कांग्रेस पार्टी जो धर्मनिरपेक्षता का हवाला देती है, कई सवाल खड़े करती है। तो फिर ऐसे फैसले पर मौन साधना क्यों है? क्या ये मान लिया जाए कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति का आधार है और धर्मनिरपेक्षता सिर्फ दिखावे के लिए एक वार है? क्या ये सभी पार्टियां सिर्फ स्यूडो सेक्युलरिज्म में विश्वास करती हैं और अपने राजनीतिक हित के लिए जहां जरूरी होता है वहां धर्मनिरपेक्षता की बातें करती हैं और जहां लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति की आवश्यकता है, वहां पर परिभाषाएं बदल जाती हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि क्योंकि ये कॉलेज, अजीजिया मेडिकल कॉलेज का यह आदेश केवल एक राज्य या फिर यूं कहें कि एक कॉलेज का मामला नहीं है, ये एक राष्ट्रीय बहस का विषय है। क्या हम वाकई एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं या फिर मजहब के नाम पर संस्थानों में भेदभाव की अनुमति दी जाएगी? समय आ गया है कि देश इस पर खुले तौर पर चर्चा करे। या तो माइनॉरिटी शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए या फिर उस विचार को ही खत्म किया जाए जो संविधान के बराबरी के सिद्धांत को कमजोर करता है।
अब ये देखना बाकी है कि राज्य सरकार और देश की न्याय व्यवस्था इस फैसले पर क्या रुख अपनाती है। लेकिन इतना तो तय है कि इस आदेश ने एक जरूरी और सवाल खड़ा कर दिया है, और ये सवाल ये है जो साफ तौर पर पूछ रहा है कि वाकई इसे धर्मनिरपेक्षता कहेंगे या फिर तुष्टीकरण। तय आपको करना है। बात चीजों को तय करने की हो रही है, तो तय तो अभी बहुत कुछ करना है। तय यह भी करना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर क्या केवल एक धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता रहेगा? एक धर्म के देवी देवताओं का, एक धर्म को लगातार उसका मजाक उड़ाना, उसके साथ खिलवाड़ करना, उसके लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करना, और उस वक्त सब मौन हो जाएंगे, सेलेक्टिव अप्रोच सामने आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी दूसरे धर्म को कुछ कह दिया जाएगा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, तो क्या सर तन से जुदा है के नारे लगने लगेंगे, और क्या उस व्यक्ति की जान खतरे में पड़ जाएगी? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। शर्मिष्ठा पनोली की, जिसका कि सर तन से जुदा करने पर आमादा मुस्लिम कट्टरपंथी जिहादियों की भीड़ ने नीचता की सभी हदें पार कर दी हैं। जिहादी ट्रोलर सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा को ऑनलाइन डॉक्सिंग कर रहे हैं, उसे जान से मारने की, उसके सर तन से जुदा करने की धमकी दे रहे हैं। इस लड़की के साथ रेप करने की धमकी देने के साथ साथ उसकी ऑनलाइन डॉक्सिंग लगातार जारी है। मतलब यह है कि शर्मिष्ठा की निजी जानकारी, उसका मोबाइल नंबर, उसके घर का अता पता, सभी सोशल मीडिया हैंडल पर सब कुछ सार्वजनिक किया जा रहा है। इस विवाद की शुरुआत 14 मई को हुई थी, जब एक पाकिस्तानी मुस्लिम हैंडलर ने पहलगाम आतंकी हमले में हिंदुओं के नरसंहार और धर्म पूछकर हत्या करने की बात को छिपाने की कोशिश की, जिसका जवाब देते हुए शर्मिष्ठा ने गुस्से में उस पाकिस्तानी हैंडल का मजाक उड़ाया और पूछा कि क्या उन्हें पहलगाम और अन्य पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमलों की जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या भारतीय सेना को इन हमलों के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए। इसके बाद कुछ पाकिस्तानी और भारतीय मुस्लिम यूजर्स ने शर्मिष्ठा के वीडियो को गलत संदर्भ में लेकर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप लगा दिया, और फिर नुपुर शर्मा की तरह ही शर्मिष्ठा का भी सर तन से जुदा करने का फरमान सुनाया जाने लगा। रिपोर्ट देखिए। गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अल जिहाद, इसका सरतन से जुदा होना लाजमी है। तेरा जाने का समय आ गया है, ये अपने कमरे में मरी मिलेगी, यही वक्त है इसको जान से मारने का। तेरा गला कटेगा इंशाअल्लाह। इसका हाल भी सलमान मोमिका की तरह करेंगे। मजहब को हर कायदे कानून से ऊपर समझने वाला जिहादी गैंग एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुका है, जो सरेआम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को जिहादी फरमान सुना चुका है। यही नहीं, शर्मिष्ठा के खिलाफ जिहादी सड़कों पर भी तांडव कर रहे हैं, जो कानून को अपने हाथों में लेकर शर्मिष्ठा को जिहादी सजा देने की बात कर रहे हैं। सरेआम तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर जैसे मजहबी नारे लगा रहे हैं। शर्मिष्ठा के खिलाफ सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर जहर उगलती ये जिहादी भीड़ एक वीडियो से बेचैन है, जिसमें शर्मिष्ठा एक पाकिस्तानी लड़की इशरत जहां को ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दे रही थी। पहले तो इनके थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी जन्नत जाके, असलियत में
ना जाके आए थे वो। और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने हैं आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है आपका। तो हम कुछ ना करें, हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे। हम महात्मा गांधी के भक्त नहीं है। अब सुदर्शन न्यूज इस वीडियो में प्रयोग किए गए आपत्तिजनक शब्दों का समर्थन नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के आधार पर आज जिस प्रकार शर्मिष्ठा को निशाना बनाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। वो भी तब जब शर्मिष्ठा माफी मांगते हुए अपनी इस वीडियो को डिलीट कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में मजहबी शैतानों के आगे घुटने टेक देने वाली ममता दीदी की पुलिस इस मामले पर अचानक से एक्टिव हो जाती है और पुणे लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से उठा लेती है। मजहब के नुमाइंदे एक्स पर अरेस्ट शर्मिष्ठा की मुहिम चलाते हैं। ओवैसी का चेला वारिस पठान कहता है कि मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिस पर एक हिंदू लड़की ने पलटवार करते हुए लिखा कि अगर शर्मिष्ठा को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार वारिस पठान होगा। इस मामले में सोशल मीडिया पर हिंदू एकजुट नजर आ रहे हैं, जिसके समर्थन में #I stand with शर्मिष्ठा और #रिलीज शर्मिष्ठा जैसे ट्रेंड से जिहादियों को पुरजोर जवाब दिया जा रहा है। लोग इस गिरफ्तारी को मुस्लिम वोट बैंक। शर्मिष्ठा ने जो आपत्तिजनक बातें कही हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से जब कभी भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो इतना उबाल उस वक्त क्यों नजर नहीं आता है? क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है? क्यों तब वहां पर मौन साधना हो जाती है? लेकिन यहाँ इस एक लड़की ने पाकिस्तान को अगर जवाब दिया तो उसके जवाब में अगर गलती लगी तो तुरंत कार्रवाई, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति थी। सवाल कई है और इन सवालों के बीच में क्योंकि बात मोहतरमा ममता की हो रही है तो बंगाल से ही अगली खबर भी है। बंगाल में अब ये पूछे जाने लगा है कि क्या बंगाल में हिंदू होना अपराध है? बंगाल में गौ रक्षा करना क्या महापाप बन गया है? ये सवाल आज इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा ही विचित्र मामला सामने आया है, जहां हत्या करने के लिए गाड़ी में भरकर गौ माता और गोवंशों को ले जाया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रोक लिया। गौ माता की दुर्दशा देखकर हिंदू कार्यकर्ताओं में रोष भर गया, जिसके चलते गाड़ी को फूंक दिया गया। इस मामले पर बंगाल पुलिस ने हमेशा की तरह जिहादी गौ तस्करों को छोड़कर बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं को ही गिरफ्तार कर लिया। एक और तो पुलिस ने अपना काम पूरा किया ही था कि कट्टरपंथी इस्लामिक भीड़ भी इस छूट का फायदा उठाते हुए गिरफ्तार किए गए एक हिंदू के घर पर धावा बोल देती है, जहां परिवारजनों में खौफ का माहौल है। अब देखना यह होगा कि जिस तत्परता से पुलिस ने हिंदुओं को गिरफ्तार किया, गो रक्षकों को गिरफ्तार किया, क्या उसी फुर्ती से इन कट्टरपंथी जिहादियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, या फिर सर पर टोपी और कुर्ता पैजामा देखकर बंगाल पुलिस वर्दी को शर्मिंदा कर देगी? क्योंकि जिन्हें उन्होंने गिरफ्तार किया है वो दरअसल अपनी संस्कृति और संस्कार के आधार यानी गौ माता की रक्षा कर रहे थे, उनकी जान बचा रहे थे। और जिन लोगों ने उनके घर पर हमला किया दरअसल वो गौ माता के भक्षक हैं। और ऐसे में बंगाल की पुलिस, बंगाल की ममता सरकार को ये तय करना होगा कि वो गौ रक्षकों के साथ हैं या फिर गौ तस्करों के साथ। इसी बड़ी खबर के साथ अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तय तो बहुत कुछ करना है। तय ये भी करना है कि पाकिस्तान के लिए भारत का जो कदम आगे बढ़ा है उस कदम में हमारी अगली तैयारी क्या होगी। और बात जब तैयारी की होती है तो जैसा हम हमेशा से कह रहे हैं और इस वक्त देश में चर्चा भी इस बात की है, बल्कि दुनिया में इस बात की चर्चा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है। और जब हम ऑपरेशन सिंदूर को न्यू नॉर्मल मानते हैं तो अपने आप को भी उस न्यू नॉर्मल में ढालने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी होगी और उन तैयारियों को सतत निरंतर आगे उसकी प्रैक्टिसिंग भी करनी होगी। और इसी कड़ी में सबसे बड़ी और निर्णायक खबर जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं, इसी कड़ी में भारत ने
ऑपरेशन शील्ड के तहत एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। इस बार तैयारी इतनी जबरदस्त है कि पड़ोसी पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर ये वो राज्य हैं जहां मॉक ड्रिल के जरिए भारत ने अपने नागरिकों और एजेंसियों को संभावित युद्ध या फिर आतंकी हमलों से निपटने के लिए तैयार किया है। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक का वक्त तय किया गया। कुछ जगहों पर पूर्ण ब्लैकआउट हुआ। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी। एक संदेश था कि भारत अब हर मोर्चे पर सतर्क है, सजग है और हर चाल को मात देने के लिए तत्पर भी है। जम्मू कश्मीर में तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर मानी गई। जम्मू, अनंतनाग, बारामूला इन संवेदनशील जिलों में एयर स्ट्राइक जैसी मॉक ड्रिल करके सुरक्षा बलों ने महत्वपूर्ण अभ्यास भी किया। अखनूर क्षेत्र में तो ऐसा नजारा देखा गया जहां आम जनता को हवाई हमलों से बचने के उपाय तक सिखाए गए। लोगों को बताया गया कि अगर दुश्मन ने आकाश से वार किया तो जमीन से जवाब कैसे दिया जाएगा। और इधर तो हम तैयार हो रहे हैं, अपनी तैयारी को निरंतर मजबूत कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान की हालत लगातार पतली होती जा रही है, क्योंकि भारत लगातार ये बता चुका है कि अगर अब पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह देना, आतंकियों को पालना पोसना बंद नहीं किया, अगर एक बार फिर से पहलगाम जैसे हमले को अंजाम दिया गया तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और जब हम एक्ट ऑफ वॉर की बात करते हैं तो फिर हमला भी उसी तरह से दिया जाएगा जैसा कि इस बार दिया गया है। जवाब भी ऐसा ही दिया जाएगा जैसा इस बार दिया गया है। जैसे साफ तौर पर भारत ने इस बार आतंकी अड्डों को ही केवल नेस्तनाबूद नहीं किया, बल्कि उन्हें पनाह देने वाली पाकिस्तानी फौज को भी बड़ा सबक सिखाया है। भारत ने चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरा है, न केवल अपनी सैन्य ताकत से बल्कि अपनी कूटनीति से भी। और इन कूटनीतिक निर्णयों में ही सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को रद्द करना था, जो अभी तक रद्द है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि पाकिस्तान बार बार हर मंच पर जाकर सिंधु जल समझौते को लेकर गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ही अब पाकिस्तान की हुक्मरानों से, पाकिस्तान की फौज से ये सवाल पूछ रही है कि भारत के सामने खड़े होने का मादा है क्या। भारत जो कई गुना आगे बढ़ चुका है, पाकिस्तान उससे किस तरह से निपटेगा। पाकिस्तान की हालत तो पहले ही खराब है। पाकिस्तान को लोग अब भिखारिस्तान कहने लगे हैं। और ऐसे हालात में जब आवाम ही सरकार और फौज के अगेंस्ट हो जाए तो फिर अपनी आवाम में अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ बयान देने पड़ते हैं। शहबाज शरीफ ने कुछ ऐसा ही किया। पहुंचे हुए थे तुर्की, चाइना और तजिकिस्तान जैसे, अजरबैजान जैसे देशों में अपनी बातें रख रहे हैं, बता रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से परेशान किया, या यूं कहें कि खुद ही बता रहे हैं कि भारत किस तरह से ताकतवर बनकर उभरा है। तजिकिस्तान में शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत ने पानी को अपना हथियार बना लिया है, लेकिन पाकिस्तान अगर भारत सिंधु जल समझौते को लेकर आगे कुछ करता है तो फिर पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार है। पाकिस्तान किसी भी हाल में रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देगा। अब सवाल यह है कि ये डर है या फिर गीदड़ भभकी। जिस तरीके से भारत ने अपनी नीति को आक्रामक किया है, वो नीति यह बता रही है कि ट्रेड और टेरर किसी भी हाल में साथ में नहीं चलने वाला है। किसी भी समझौते को हम तब तक साथ नहीं चला सकते हैं जब तक कि पाकिस्तान आतंक का पालन पोषण बंद नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और उसी नीति के तहत ही लिया गया ये निर्णय पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान पर यह निर्णय कैसे भारी पड़ रहा है,
इसकी विस्तार से जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। चारों खाने चित्त है, वो फिर चाहे हमारी सैन्य ताकत हो या कूटनीतिक निर्णय। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान के लिए एक मूल मंत्र तैयार कर लिया है, वो साफ तौर पर बताता है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। हमारा ये मूल मंत्र है कि आतंक अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंक के समूल विनाश के लिए भारत संकल्पबद्ध है। इसके लिए किसी भी समझौते को तोड़कर अगर आगे बढ़ना पड़ रहा है तो भारत इसके लिए भी तैयार है। लेकिन वही समझौते किस तरीके से अब पाकिस्तान की गले की नस साबित हो रही है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि कश्मीर उनकी गले की नस है, तो गले की नस तो दरअसल भारत ने दबा दी है। और जब भारत ने यह गले की नस दबाई है तो किस तरह से पाकिस्तान छटपटा रहा है, देखिए हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में। भारत की गोली और मोदी की बोली की गूंज इन दिनों दूर तलक सुनाई दे रही है और आलम यह है कि पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। गुजरात की धरती से जब हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सीधा चैलेंज देते हुए कहा, सुख चैन से जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। इस बयान की गूंज ने पाकिस्तान को कांपने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी का ये वही बयान है जिसने इन दिनों पाकिस्तान की पैंट गीली करके रख दी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद वहां की आवाम कह रही है। ये बात खुद पाकिस्तान की मीडिया चीख चीख कर कह रही है कि मोदी को हल्के में लेना मौत के बराबर है। पाकिस्तानी आवाम रोटी खा लें, वरना मेरी गोली तो है। हमने पहले भी सुनवाया, लेकिन दोबारा सुन लेते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अच्छा, एयर वाइस मार्शल अतीक सिद्दीकी साहब, वो इसी पानी के ऊपर बने हैं, तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। सिंधु नदी को लेकर पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई है। पूरा पाकिस्तान पानी के लिए त्राही करने लगा है। शहबाज शरीफ तुर्की से लेकर ईरान तक और अजरबैजान से लेकर तजाकिस्तान तक मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब तजाकिस्तान के एक सम्मेलन में शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भपकी देते हुए कहा कि वो पाकिस्तान भारत को रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देगा। सिंधु जल समझौते पर भारत की सख्ती से उधर शहबाज और इधर मुल्ला मुनीर की छटपटाहट साफ दिख रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपने सूखे हुए गले से भारत को फिर से गीदड़ भपकी देने की कोशिश की है। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. लेकिन गले की नस किसकी दबी है, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। अभी तो सिंधु का पानी रुका नहीं है जब पाकिस्तानी फौज आतंकियों की भाषा बोलने लगी। सोचिए, अगर सिंधु का पानी रुक गया तो पाकिस्तान में पानी के लिए त्राहिमाम मच जाए। तो पाकिस्तान को ये समझना होगा कि भारत की ताकत के आगे वो नगण्य है और न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के देशों को आतंक के विरुद्ध इस लड़ाई में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जब भारत अपनी लंबी लड़ाई शुरू कर चुका है,
जब भारत इस अग्निपथ पर चल चुका है तो दुनिया भर के देशों को भी इस युद्ध में शामिल होना होगा, क्योंकि ये वैश्विक शांति के लिए जरूरी है। और यही वजह है कि दुनिया भर के देशों से भारत को लगातार समर्थन मिल भी रहा है। भारत की कूटनीति को एक और बड़ी सफलता उस वक्त मिली जब दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया ने पाकिस्तान के समर्थन में जारी किया अपना बयान वापस ले लिया। अब आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करने का आश्वासन जो सीधे तौर पर कोलंबिया ने दिया है, वो ये बताता है कि भारत दरअसल सच की नीति पर चल रहा है। यह बदलाव भारत द्वारा भेजे गए ऑल पार्टी डेलीगेशन की कोशिशों का ही प्रतिफल है, जिसे शशि थरूर के नेतृत्व में कोलंबिया भेजा गया था। शशि थरूर ने बोगोटा स्थित तादेओ लोजानो यूनिवर्सिटी में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से कहा कि हमने कोलंबिया की उप विदेश मंत्री रोसा योलांडा से बातचीत की है। हमारी स्पष्ट स्थिति जानने के बाद उन्होंने अपना पुराना बयान वापस ले लिया है। अब कोलंबियाई सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ी है। कोलंबिया की उप विदेश मंत्री ने भी इस बदलाव की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत ने हमें कश्मीर की स्थिति और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े तथ्यों की पूरी जानकारी दी है। इसके बाद हम समझ सके हैं कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में थी, न कि आक्रमण में। हम बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा की गई कार्रवाई में कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के मारे जाने पर कोलंबिया ने चिंता जताई थी और इसी बयान की थरूर ने कड़ी आलोचना की थी। हालांकि मैं यहां पर स्पष्ट कर दें कि यह कंफ्यूजन था। दरअसल लोग नहीं, आतंकी मारे गए हैं। और जब आतंकी मारे गए और उसके बाद भारत ने साफ तौर पर कहा कि दरअसल हमने आतंक को खत्म किया है, आतंकियों को खत्म किया है। और जब इस डेलीगेशन ने दुनिया के देशों के सामने भारत की स्थिति स्पष्ट की है तो दुनिया भर के देशों ने भी भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर इस वैश्विक नीति में, जो आतंक को खत्म करने की वैश्विक नीति है, उसके समर्थन में अपने कदम आगे कर दिए हैं। बयान सुनिए। Our delegation has had a very busy and productive day today here in Bogota, the capital of Colombia. We met with the Foreign Ministry. The Senior Vice Minister received us. We had some good news that they have withdrawn their statement that had disappointed us earlier and will issue a statement of strong support for our position and understanding for our position. We had a similarly successful conversation with the President of the Chamber of Representatives, the equivalent of the Speaker of the Lok Sabha, and the President of the Second Commission, as they call it, which is more or less like the Parliamentary Standing Committee on External Affairs. We met them both. And there again, very good discussion, strong support expressed after this. तो हमने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है और दरअसल ये नीति उन संस्कारों के बदौलत है जो संस्कार हमारे अंदर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना लेकर आए हैं। और जब हम राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं, जब हम राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, तो राष्ट्र धर्म में संस्कृति और परंपरा को संजो कर रखना भी ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। ये जिम्मेदारी हमने सीखी है हमारे देश के वीर सपूतों से, देश की वीर वीरांगनाओं से। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती है। और लोकमाता की जब हम बात करते हैं तो जहन में आते हैं वो मंदिर जिन पर इस्लामिक अतिक्रमण हुआ, मजहबी अतिक्रमण हुआ, जिनमें तोड़फोड़ हुई। लेकिन ये लोकमाता अहिल्याबाई जी की ही जिजीविषा थी कि उन्होंने सैकड़ों लाखों मंदिरों का पुनरुद्धार कराया, पुनर्निर्माण कराया और लोक मंगल की नई प्रतिमूर्ति दुनिया के सामने रखी। आज ऐसी ही देवी अहिल्या जी को समर्पित करते हैं हम आज की ये स्पेशल रिपोर्ट और नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
भारतीय इतिहास जब भी लोक कल्याण के आदर्शों की तलाश करता है, तब देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम एक नक्षत्र की भांति चमकता है, त्याग, सेवा और न्याय की अमिट मिसाल के रूप में। 31 मई 1725 महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में जन्मी एक साधारण कृषक परिवार की बालिका आगे चलकर बनी संपूर्ण भारत की लोक माता, जिनका जीवन एक तपस्वी की भांति बीता, लेकिन जिनके फैसले एक दूरदर्शी प्रशासक जैसे थे। होलकर राजवंश की बहू बनी, लेकिन पति, ससुर और पुत्र की असमय मृत्यु के बावजूद टूटी नहीं और ना ही झुकी। 1767 में शासन की बागडोर संभाली तो प्रजा बत्सलता और न्याय प्रियता को प्रशासन का मूल बनाया। महेश्वर को राजधानी बनाकर खुद सादगी से रही, लेकिन राज्य की समृद्धि, धर्म, संस्कृति और जनता की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। कोष का अपव्यय नहीं, हर पाई जनहित में लगाई। उनके समय की न्याय व्यवस्था इतनी पारदर्शी थी कि आज के कानूनविद में भी चकित हो जाएं। वे खुद जन सुनवाई करती थी और कहती थी कि राजा का धर्म है प्रजा का पालन। काशी, अयोध्या, मथुरा, सोमनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ तक भारत का कोई ऐसा तीर्थ नहीं जहां उनके योगदान की छाप न हो। 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण उनकी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बना। ब्रिटिश इतिहासकार तक उनके प्रशासकीय दृष्टिकोण के कायल रहे। उनका जीवन धर्म और सत्ता के समन्वय का जीवंत उदाहरण है, बिना किसी भेदभाव या निजी स्वार्थ के। आज जब नैतिक मूल्य खोते जा रहे हैं, देवी अहिल्याबाई का जीवन हमें बताता है कि ईमानदारी, सेवा और सच्चे धर्म से भी सशक्त शासन संभव है। त्रिशताब्दी जयंती केवल उत्सव नहीं, आत्म मंथन का अवसर है। क्या हम उनके सिद्धांतों को जी पा रही हैं? क्या हमारी नीतियाँ लोकहितकारी हैं? और क्या हम सत्ता को सेवा मानते हैं? जब तक इन सवालों का जवाब हाँ नहीं बनता, तब तक लोक माता की जयंती केवल एक तिथि बनकर रह जाएगी और ना कि प्रेरणा। अहिल्याबाई कोई स्मारक नहीं, वे एक मूल्य है, एक विचारधारा है। उन्हें याद करना नहीं, जीना चाहिए, क्योंकि जब नारी शक्ति, नीतिशील, सत्ता और धर्म परायणता एक हो जाए, तब जन्म लेती है एक लोक माता। तो हमें लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जीवन से सीखने की जरूरत है। उस संस्कृति और संस्कार को आधार बनाकर अपनी नीतियों को बनाने की जरूरत है, जो हमारी पहचान रहे हैं और जो हमेशा हमारी पहचान रहेंगी। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी को एक बार फिर से समस्त सुदर्शन परिवार की तरफ से शत शत नमन। जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।